वाह क्या आईपीओ है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है में। वाह का आईपीओ में हम लगातार जो तमाम आईपीओस खुलते हैं उसके बारे में बताते हैं, मैनेजमेंट क्या सोच रही है उसके बारे में बताते हैं। इधर कुछ दिन पहले ही आरआर काबिल की लिस्टिंग हुई और शानदार लिस्टिंग देखने को मिली। खासतौर से जिस तरीके का बाजार का माहौल देखने को मिल रहा था, मैनेजमेंट थोड़ी व्यस्त थी तो उनसे बातचीत हो नहीं पाई, तो हमने कहा कि अब लिस्टिंग के बाद बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अब इस आईपीओ में क्या रणनीति होनी चाहिए। अब जरा एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। हमारे साथ मैनेजमेंट के साथ साथ हमारी पूरी टीम यहाँ पर जुड़ी हुई है। हमारे साथ श्री गोपाल काबरा जी मौजूद हैं, कंपनी के एमडी मौजूद हैं हमारे साथ, और शेयर में करना क्या चाहिए उसको बताने के लिए अरुण केजरीवाल जी मौजूद हैं, और हमारे साथ प्रियंका संभव जी मौजूद हैं इस पर खास बातचीत करने के लिए। शौर्य हर रोज़ इस सेगमेंट का हिस्सा बने रहते हैं, तमाम आंकड़े लेकर के आते हैं। इन तमाम लोगों से एक एक करके बातचीत करेंगे। और सबसे पहले सर आपके पास आएँ उससे पहले श्री गोपाल जी जरा हमारे जो सहयोगी हैं उनसे समझ लेते हैं कि किस तरह की लिस्टिंग रही है और क्या कुछ आंकड़े देखने को मिले हैं। तो शौर्य, सबसे पहले तो संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बाजार की स्थिति देखने को मिल रही थी उसमें भी हमने देखा कि 14% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ, और ना सिर्फ लिस्ट हुआ, बाजार ऊपर से काफ़ी नीचे आ गया, लेकिन ये शेयर अभी भी अपने लिस्टिंग के प्राइस के आसपास घूम रहा है। क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया लिस्टिंग प्रीमियम पर हुई थी, ये 14% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था 20 सितंबर को, और एनएससी पर इसका प्राइस था 1180 रुपीज़ प्रति शेयर लिस्टिंग का। और शुक्रवार को जब बाजार बंद हुआ तब भी इसका प्राइस उसी का अराउंड था, 1182 का इसका प्राइस था उस टाइम पर, जब बाजार में हम लगातार काफ़ी दिनों से गिरावट देख रहे हैं। आईपीओ से कंपनी ने कुल 1964 करोड़ रुपये जुटाए हैं और 18.69 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। जो आरआर केबल है वो इंडिया के इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग में लीडिंग कंपनी है। इसके दो मेजर बिजनेस है। पहला बिजनेस है वायर्स और केबल्स का, दूसरा एफएमईजी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, जिसमें फैंस, लाइटिंग, स्विचेस बनाती है। और इसके 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और फाइनेंशियल्स की बात करें तो पिछले 3 साल में इसका रेवेन्यू ग्रो है 31% से और पैट 15% से। चलिए अब जरा सबसे पहले मैनेजमेंट को जोड़ते हैं। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जिस तरह की शानदार लिस्टिंग देखने को मिली और जिस तरीके के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखने को मिले, और काफ़ी सफल आईपीओ रहा, क्योंकि मार्केट की वोलेटिलिटी जितनी ज़्यादा थी उसके बीच भी आपने जो आपके निवेशक थे उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा सर कि अगर हम देखें पिछले 3 साल में तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपने दिखाई है, करीब 31% के CAGR से आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन इतनी तेज़ी के साथ अब आगे इसको कैसे मेंटेन करेंगे? क्योंकि 31% की ग्रोथ साल दर साल काफ़ी बड़ी होती है, तो आगे चल के किस तरीके से कहाँ पे आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही है अगले 5 साल के लिए? क्या ये ग्रोथ इस तरीके से मेंटेन रह पाएगी या फिर आगे चल के इसमें थोड़ा धीमापन आपको दिखाई देता है? देखिए, ऐसा है कि जो इंडस्ट्री एवरेज जो ग्रो होने वाली, जो इंडस्ट्री रिपोर्ट है जो हमने अपना आईपीओ सबमिट की थी, वो 13 से 14% की इंडस्ट्री एवरेज ग्रोथ होने वाली है जी। और जहां तक आरआर काबिल का सवाल है तो पिछले 23 साल में लगातार हमने इंडस्ट्री से ज्यादा अधिक ग्रोथ किया है। ये हमारा आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड हम लोग हमेशा मेंटेन भी करेंगे और आगे ग्रोथ अच्छी लग रही है। बहुत सारे नए एवेन्यूज, नए सेक्टर जो खुले हैं मार्केट में, तो देखेंगे तो उसमें काफी कुछ अच्छी डिमांड है। जिस तरह से आप देखिए कि पहले खाली ये रियल एस्टेट है, हमको लगता है रियल एस्टेट में, रिटेल में है, इंडस्ट्रीज में है। अभी जो एक नई जो उम्मीद अच्छी जो हम लोग को लग रही है कि जो सोलार केबल है, वो सोलार केबल हम इंडिया में बिल्कुल नहीं दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो भी सोलार केबल यूज हो रहे थे वो कि नॉन स्टैंडर्ड हो रहे थे। लेकिन सरकार ने अभी जो BI स्टैंडर्ड कंपल्सरी किया है, जो आज तक हम लोग सोलार केबल खाली एक्सपोर्ट ही करते हैं, डोमेस्टिक में अगर देखेंगे तो मेरा टोटल सेल एक बार 12 लाख रुपए का हुआ। कोई मेरे दोस्त के प्रोजेक्ट का खुद का लिया और कोई अभी एक और आया था, कोई मेरे दोस्त की फैक्ट्री में लग रहा था, तो उनको मालूम था कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता है। लेकिन सरकार ने जो नया नियम किया है, जो TU सर्टिफाइड जो अपना अप्रूव होता है जर्मनी में, वही BIS ने मेंटेन कर दिया। तो 1 महीने बाद हमको लगता है कि हमारी कंपनी के लिए, क्योंकि अब ये उम्मीद हो गई कि अब उनको मजबूरन ही ये अच्छा वाला माल लेना पड़ेगा, ताकि इसमें एक हमको एक नया सेक्टर हमको भी लग रही है। श्री गोपाल काबरा जी, बहुत बहुत मुबारक हो, you've got the timing right। बाजार जैसा भी रहा आपको बहुत मुबारक हो अच्छी लिस्टिंग के लिए। आपसे मैं बातचीत बहुत समय से करती रही हूँ तो इसीलिए अच्छा लग रहा है। अब जहाँ पर आरआर काबिल को खड़े हुए देख रही हूँ, आपके पास सर अच्छा खासा मार्केट शेयर हो गया है, 5 से 7% का मार्केट शेयर है, अलग अलग रिपोर्ट्स जो बता रही हैं और आपके RHP में जो लिखा है। अब गोइंग फॉरवर्ड इस शानदार लिस्टिंग के बाद आप क्या देख रहे हैं इस मार्केट शेयर को? अगले 3 साल की अगर मैं बात करूं, कहाँ जाते हुए देख रहे हैं?
देखिए 3 साल की बात नहीं करते क्योंकि क्या है कि अभी सभी कंपनियां ग्रोथ मोड पे है और सेक्टर भी ग्रोथ मोड पे है। लेकिन ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे 5 साल की बोलो या 7 साल की बोलो या 8-10 साल की बात करें तो नेचुरली एज ए कंपनी का सस्टेनेबल मॉडल तभी होता है जब आपका मार्केट शेयर 10% एबव हो। तो हमारा गोल वही है कि हम इसको 10% एबव में लेके जाएं। अब वो कब कैसे और कैसे पीरियड में होगा उसको आज प्रिडिक्शन करना, क्योंकि आई नो कि हम कितना ग्रो करने वाले हैं, लेकिन जो बाकी लोग हमारे पेयर्स हैं वो कितना ग्रो करेंगे, मार्केट कितना ग्रो करता है उसको डिपेंड करता है। पर अल्टीमेटली एक सस्टेनेबल मॉडल पे हम आना चाहते हैं, क्योंकि एक मानना है कि एक पर्टिकुलर साइज की आपकी कंपनी बनती है, आपका जो गेप कम होते जाता है तो chances of success also very high and chances of failure is very low. So as a promoter or as a company, always we look into have a maximum market share, but with as a company we are maintaining quality and we want to maintain the quality and ethics in the top quality product because we believe ये प्रोडक्ट जो है अपना इसमें सेफ्टी का एक बहुत बड़ा महत्व है, तो हम लोग उसको ध्यान में रखते हैं, उसको कर रहे हैं। ओके, सो वेरी कॉशियस अप्रोच आप यहाँ पर रख रहे हैं। लेकिन एक चिंता क्या आपको हो रही है श्री गोपाल काबरा जी कि जिस तरह से अभी दुनिया भर में अच्छी खबर नहीं मिल रही है, स्लो डाउन जैसा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और आप लोगों का फोकस एक्सपोर्ट पे भी काफ़ी रहता है, तो आपके एक्सपोर्ट को लेकर कोई वरीज हैं क्या अभी सर? एज ऑन टुडे कोई वरीज दिखती नहीं है, क्योंकि मतलब आपको कि ज्यादातर जो समझो मार्केट थोड़ा बहुत जो खराब गिनते हैं तो यूरोप का गिनता है, यूरोप में, लेकिन क्योंकि रशिया यूक्रेन बार हो गया उस हिसाब से लोगों को लगता है कि वहां पे है। लेकिन उसके से बड़ा फ्लिप साइड अदर पॉजिटिव भी काफी है, लाइक जैसे यूक्रेन से काफी केबल यूरोप में आता था, रशिया से आता था, रशिया से तो बिल्कुल बंद हो गया। और जो यूक्रेन में केबल कंपनी है उनके पास अभी सारी यूक्रेन की हमको वहां कैसी परिस्थिति है, तो उस हिसाब से वो वहां पे अपना डिमांड को, अरे वो जो समझो थोड़ी डिमांड कम भी होती है तो वहां से आना बंद हो जाएगा तो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। दूसरा है कि जो जिस ढंग से यूरोप अभी रशिया पे डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहता पावर के लिए, और जो प्रकार से जो इन्वेस्टमेंट लोग सोलार और विंड में ला रहे हैं और पावर स्टोर में, तीनों में जो इन्वेस्टमेंट लग रहा है आगे चलकर, तो हो सकता है कि ये टेम्पररी थोड़ा कम हो, लेकिन ये भी साथ साथ में चलना चाहिए कि हर परिस्थिति में कोई ना कोई कंपनी की अच्छी पोजीशन होती है, कोई कंपनी खराब पोजीशन होती है। तो एज एन एग्रेसिव मार्केटिंग कंपनी और सेल्स कंपनी हमारा एक गोल रहता है कि हम हर अपॉर्चुनिटी को कैसे फायदा लें, हर निगेटिव को भी अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करें, उस पर हमारा पूरा फोकस रहता है। और चूंकि हम एकमात्र कंपनी है विश्व में जिसके पास 35 इंटरनेशनल अप्रूवल है और ऐसे मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लोकल अप्रूवल, क्वालिटी का कॉन्शियसनेस और कमिटमेंट लेवल हाई चाहिए, ठीक है, तो उस हिसाब से हमें इतना, क्योंकि हमने खुद ने अपना एक ब्रांड क्रिएट किया है। द बेस्ट पार्ट क्या है कि आर काबिल का जितना नेटवर्क है पूरा डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू है और हमने अपना खुद का ब्रांड क्रिएट किया है। जी सर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? चलिए सर, अब इसी के अगले एस्पेक्ट पर आते हैं। जैसे हमने देखा था कोविड के टाइम पर दिक्कतें आई थी, रॉ मटेरियल मिलने में काफ़ी इंडस्ट्रीज को दिक्कत आई थी। आप जो काफ़ी अपना बड़ा प्रोडक्शन इन हाउस करते हो दोनों एफएमईजी में भी, तो क्या आप आगे से दिक्कतें रह सकती हैं इंटरनेशनल लेवल पर या रॉ मटेरियल्स को लेकर नेशनल लेवल पर? उसके लिए क्या आपका ऐसा फोकस है कुछ कि और ज़्यादा अपना प्रोडक्शन को इन हाउस बढ़ाना? और इसी से जुड़ा हुआ मेरा भी एक सवाल है सर, क्योंकि मैं सोचा था अलग से पूछने के लिए, लेकिन चूंकि सॉरी ने पूछ लिया कि एक बड़ा कंसर्न हमने देखा आपके प्रॉफिटेबिलिटी में जो रहा वो वोलेटिलिटी रॉ मटेरियल कॉस्ट को लेकर के रही। क्या ये अब स्टेबल हो गई है? आगे चल करके इसका रॉ मटेरियल कॉस्ट का कितना असर आपके प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ता हुआ दिखाई देगा? देखिए वोलेटिलिटी का प्रॉफिट का जो हमारा असर पड़ा था एक ही क्वार्टर में हुआ था, क्योंकि उस एक ही क्वार्टर में आज मैं भी मुझे 50 साल से बिजनेस में हूँ या हमारे 20 साल से, कि एक ही महीने में कुछ ही दिनों में 20% एक साथ भाव गिरे थे। तो उस क्वार्टर में हमारा वो प्रॉफिट का वोलेटिलिटी हुआ था, बाकी में था, क्योंकि हमारा क्या है कि बेस्ट पार्ट की हमारा जो एक्सपोर्ट है पूरा बैक टू बैक है, कॉपर, फॉरेन एक्सचेंज, एवरीथिंग रॉ मटेरियल बैक टू बैक प्लस पर हम काम करते हैं। और जो डोमेस्टिक में होता है जनरली कि हम लोग कोई फिक्स भाव में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते नहीं, हमारा प्रोजेक्ट बिजनेस करने से फिक्स भाव कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो जब भी अगर प्राइस का ऐसा होता है, मार्केट ट्रेंड भी है कि अगर 3% तक कॉस्ट बढ़ती है घटती है तो तब तक कोई हम चेंजेस नहीं करते, अदरवाइज मार्केट ट्रेंड है कि 3% प्लस माइनस में उसका अपना चेंज होता है। तो वोलेटिलिटी आप देखेंगे तो मेरा जो लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर हुआ था, तो ये इस बार के फर्स्ट क्वार्टर साइकिल है पूरा, अगर एक क्वार्टर में समझो कोई कारण से हो भी जाता है तो विद इन ईयर टाइम और विद इन 15 मंथ्स वापस एडजस्ट भी हो जाता है। जी, एक सवाल यहाँ पर ये है सर कि हमने देखा कि आप चूँकि जैसा आपने बताया आप इंडस्ट्री की ग्रोथ को लेकर काफ़ी बुलिश हैं, आप अपनी कंपनी की ग्रोथ को लेकर के काफ़ी बुलिश हैं, तो अगले आने वाले 2-3 साल में अगर हम देखें तो कौन से सेक्टर्स आपको लगता है कि ज़्यादा आउट परफॉर्म करेंगे, जिसका फ़ायदा आपको मिलेगा? क्या जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, होटल बन रहे हैं,
उसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बड़े इवेंट पाइपलाइन में हैं। अभी G20 समाप्त हुआ है, अभी आने वाले समय वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, इसके अलावा भी बहुत सारे इवेंट होने वाले हैं, काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। कहाँ से आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ ड्राइव होगी? देखिए कि जिस प्रकार से हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आप देख रहे हैं कि हेल्थ केयर में आए दिन कोई ना कोई कंपनी, प्राइवेट इक्विटी या फॉरेन फंड उसमें पैसा लगा रहा है। तो हेल्थ केयर भी एक छोटा सेक्टर नहीं है। आपको लगता है ऐसे कि हेल्थ केयर ऐसा, लेकिन अगर कितनी हॉस्पिटल बनने वाली है, आज तो टूरिज्म जिस प्रकार से बढ़ा है, या टेम्पल टूरिज्म बढ़ा है, या मैरिज टूरिज्म जो बढ़ा है, उस हिसाब से देखें तो जितनी होटलें आ रही है, लगभग 100 5 स्टार होटल एवरी ईयर नेक्स्ट 5 साल का पाइपलाइन में आ जा रहा है। आप मेरिट का देखिए या जो भी होटल चेन का आप देखिए, हर एक का अनाउंसमेंट है कि देर बी एडिंग हाउ मेनी कीज, कोई बोलता 2000 की एड करेगा, कोई 5000 की एड करेगा, तो वो चल रहा है। फिर जैसे अपना रियल एस्टेट तो बढ़िया चल ही रहा है, और दूसरा मतलब रियल एस्टेट के साथ साथ जो रियल एस्टेट में हमारा 40% वायरल केवल जाता है, 60% जाता है रिनोवेशन में और रीडेवलपमेंट में। जैसे अगर आप देखेंगे तो रेस्टोरेंट्स की लाइन देखिए तो कितनी कम हो गई है। चौथे 5वें साल में कैफे चालू होता है, बंद होता है, तो फिर जो नया आता है फिर चालू होता है। आपकी खुद की ऑफिस, अगर आपकी ग्रोथ होती है, आपका ऑफिस 10,000 फुट का है, या कोई कारण से अगर डाउनफॉल हो गया तो आप ऑफिस बदली करके नहीं छोटी में जाते हैं, जिसका अप साइड हो गया वो 10,000 फुट की ऑफिस में आगे 30,000 फुट जाता है। ये जो इंटरनल चेंजेस जो होते हैं यूज का, उसका वो एक बड़ा ग्रोथ प्लान है। डाटा सेंटर जो हमारे पास साइन है, डाटा सेंटर हम सब जानते हैं कि $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इंफ्रा में इंडिया का इन्वेस्टमेंट एक डिफरेंट लेवल पर है, और आगे जो 2-3 साल दिखता है, जिस प्रकार से अभी जो इंडिया, यूएई और यूरोप का जो पूरा टाइप हुआ, पूरा जो नया कॉरिडोर बनेगा, तो उसमें भी होगा। प्लस आज भारत यहाँ से आज बिजली एक्सपोर्ट करने की प्लान कर रहा है, जो आज तक एक स्टेट से दूसरे स्टेट या स्टेट के कोई दूसरे स्टेट में आने में तकलीफ थी, तो आज एक कंट्री टू अदर कंट्री, अपना अंडमान से सिंगापुर की हम सोच रहे हैं कि हम बिजली सप्लाई करेंगे, इंडिया से दुबई, दुबई से यूरोप बिजली सप्लाई करेंगे। तो ये जो एक नए नए सेक्टर नए नए आया, पूरा जो जर्नी पूरी चेंज हो रही है, यानी फोसिल फ्यूल की जो ग्रीन की जर्नी है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। तो इसकी जर्नी को वायरल कम्युनिटी को देखा जाए तो मेरे दृष्टिकोण में ये वही जर्नी माने होने हैं जैसे लैंडलाइन टू मोबाइल। तो समझेगी कि कब इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो ये सारा का सारा जो पूरा चेंज है, इसमें ग्रोथ काफी लंबी है। सॉरी, कुछ पूछना चाह रहे थे सर? आप जिन सेगमेंट्स को कैटर करते हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, सरकार भी उसके लिए प्रमोट कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है उसमें कंपटीशन काफ़ी और हो सकता है अट्रैक्टिवनेस को देखकर बाकी नए प्लेयर्स भी आ जाए। तो आप अपने आपको कंपटीशन से सेपरेट कैसे करते हैं? आपका यूएसपी क्या है? सर, हमारी यूएसपी तो एकमात्र क्वालिटी है और कमिटमेंट। आज देखिए, तो अगर 35 इंटरनेशनल अप्रूव होना एक फैक्ट्री में, ये कोई आसान काम नहीं। मैं वायन केवल को छोड़ दिए, कौन से सेक्टर में कौन सी कंपनी इंडिया में है कि जिसके पास 35 इंटरनेशनल अप्रूवल है? कोई भी सेक्टर आप चेक कर लीजिए, यू विल नॉट फाइंड इट। हम इंडिया में एकमात्र कंपनी है जो 100% ROC कंप्लायंस रखते हैं, क्योंकि उसकी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आज भी तो कल इंडिया में मैंडेटरी होगी। सोलर केबल के लिए हम फाइट कर रहे थे 10 साल से कि भाई इंडिया में जितने सोलर केबल लग रहे हैं, प्रोजेक्ट लग रहे हैं, उसमें क्वालिटी का इश्यू है। सरकार ने हमारी बात सुनी, अभी अपना इसमें सोलर का अपना जो नया रूल आ गया, केबल का आ गया। उसी तरह हमारे केबल में भी कुछ गड़बड़ियां बहुत सारी चल रही है। इसमें फायर सेवल केबल में था, एल्यूमिनियम में कॉपर का हमने करवा दिया, जो सब सरकार ने सुनवाई है। क्वालिटी और सेफ्टी के लिए अब सब फोकस हो रहे हैं। तो जिसको अगर सेफ्टी चाहिए, जिसको क्वालिटी चाहिए, और सर जो हमारी जर्नी जो है, हमारी ब्रांड की जर्नी नहीं है सर, अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज टू ब्रांड, ये जहाँ तक हो गई, लेकिन हमारी पूरी की पूरी जर्नी चल रही है वो ट्रस्टेड ब्रांड की चल रही है। तो वी आर वेरी लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल प्लेयर। बिल्कुल श्री गोपाल जी, आप सिक्योरिटी को आपने बहुत इम्पोर्टेंस आप अपने प्रोडक्ट में देते हैं, और मुझे लगता है कि आपने एक बार मुझे ये भी समझाया था कि जो आप केबल बनाते हैं और उससे बिजली की बचत, केबल ही नहीं FMEG के भी जो प्रोडक्ट बनाते हैं उससे बिजली की बचत और सुरक्षा दोनों पर खासा फोकस रहता है, और उससे कितनी बिजली बचा सकता है एक कंज्यूमर, जरा ये समझाइए, क्योंकि मुझे आपका वो जो पूरा फॉर्मूला वो बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो आपको खास करके जो पंखे जो नए आ रहे हैं, BLDC फैन जिसको बोल रहे हैं, सारी कंपनी उसमें, कल हम एकल नहीं है, जो BLDC फैन आ रहे हैं, कितने लोगों को इसमें जानकारी होगी कि हिंदुस्तान में जितना पावर का कंजम्पशन होता है उसका 7% खाली पंखे में कंज्यूम होता है। और ये जो नए BLDC फैन आए, इसमें आ रहे पंखे कंज्यूम, पावर का, बिजली का बिल आपका ये 1/3 हो जाता है। अगर ये पूरे के पूरे जो जर्नी, पूरी जर्नी होनी है सर। अभी आज क्या होगा कि शुरू में जब कोई नया, अच्छा BLDC टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है, पंखे में नहीं है, 40-50 साल से जापान में BLDC मोटर दूसरे काम के लिए बन रही थी, अब उसको पंखे में यूज किया गया। तो अगर देखेंगे तो पूरी जर्नी अब धीरे धीरे जो काफी पैसे वाले वो लेंगे, फिर मिडिल क्लास लेगा, फिर उसके नीचे क्लास लेगा। तो अगर आने 10 साल में
और इन द मीन टाइम हो सकता है अगर सरकार जिस तरह से एलईडी के लिए कुछ योजना बनाई थी, अगर उस प्रकार की कोई योजना आती है तो पूरे के पूरे बिजली से पंखे में अपना इसका एक आ जाएगा। जो वायर और केबल में जो बात करें थी अपना प्रियंका जी, आपकी सेफ्टी और अपना इसका जो पावर सेविंग का होता है, तो वी डोंट क्लेम एनीथिंग रॉन्ग एज अ कंपनी पॉलिसी। हम लोग सच बोलते हैं, जैसे अगर हमारा भी कैंपेन देखें तो सीधा बोलते हैं ऐसा कोई वायर नहीं इसमें आग नहीं लगती है। हमारे पास वायर है इसमें धुआं नहीं होता है, जो सच है, क्योंकि बाकी भी ये देते लोग कि नो वायर नो फायर, इनका सब कुछ बहुत कुछ चलता है, लेकिन हम ऐसा करते नहीं। लेकिन बिजली की सेविंग में ऐसा होता है कि जो अगर आपके केबल या वायर एकदम सही साइज के हो तो आपको एक तो उसमें शॉर्ट सर्किट खतरे कम हो जाते हैं और कुछ तो सेविंग होती है। और इसके अगर अंडर साइज होने से आपका बिजली का बिल ज्यादा होता है। ठीक, सॉरी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर, जो आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो जनरली साउथ और वेस्ट में कंसंट्रेटेड है, लेकिन आप जो बिजनेस को कस्टमर सेगमेंट आपका अक्रॉस द नेशन है, तो क्या इस वजह से आप पे कुछ सप्लाई चेन का या ट्रांसपोर्टेशन के रिस्क होते हैं? और क्या आपका आगे कुछ प्लान है ताकि मतलब इवनली ऑल ओवर इंडिया अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को स्प्रेड करना? जी पहले साउथ में तो हमारा एक बैंगलोर में खाली कमर्शियल लाइट का प्लांट है जो पूरे टर्नओवर का 0.5% है। जो वायर एंड केबल के मेन यूनिट है वो सिलवासा एंड बड़ौदा में है। और वायर एंड केबल में खास करके हमारा मेजर इनटू कॉपर है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी हाई नहीं रहती है। अब जहाँ तक जो एफएमईजी प्रोडक्ट के पंखे की जो फैक्ट्री हमारी दोनों, वो एक अपना हिमाचल में है और एक रुड़की में है। तो पंखे का अभी तो नहीं कोई प्लान है हमारा, क्योंकि उसमें है लाइटिंग जो है नॉर्थ में है। तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट वायर एंड केबल में जहाँ तक सवाल है, इट्स नॉट मच बिग, क्योंकि इससे लेस देन 1% हमारा प्रोडक्ट ही होता है 1000 रुपए के ऊपर किलो का। तो जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है 0.6%, 0.7% के आसपास आती है। और मल्टीपल जगह मैन्युफैक्चरिंग करने से बाकी जो ओनर्स बढ़ते हैं वो ज्यादा महंगा हो जाता है। एफएमईजी का आज हम कुछ कमिटमेंट नहीं कर रहे, लेकिन आगे चल के देखेंगे मार्केट को। ऑलरेडी हमारी 2 फैक्ट्री हो गई है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। सर, अब आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि अभी आपने जिक्र किया वायर को लेकर के कि वायर फायर नहीं पकड़ता, इस तरह के विज्ञापन आ रहे हैं। आप भी विज्ञापन को लेकर काफ़ी सजग रहते हैं और एडवर्टीजमेंट में काफ़ी अच्छा खासा खर्च कर रहे हैं। आगे चल करके एडवर्टीजमेंट को लेकर के क्या कोई पॉलिसी चेंज होगा? किस तरीके से आप और अवेयरनेस फैलाएंगे? और साथ ही साथ अगले अगर 2 साल 3 साल की बात करें तो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ किस तरीके से हम उम्मीद करें? जो तमाम निवेशक देख रहे हैं वो उनका फोकस इसी बात पर रहता है। देखिए, 2 चीज होता है। और जैसे जैसे आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी तो आपके हिसाब से कॉस्ट तो बढ़ेगी, चाहे हमारा एएसपी स्पेंड है, मार्केटिंग स्पेंड जो है या सेल्स का जो स्पेंड है, और नेचुरली जब जैसे रेवेन्यू बढ़ेगी अपने आप में कम होगा। और ये कुछ एक हमारे जो कॉस्ट के जो प्लानिंग है उस हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारा प्लानिंग भी, अगर आप मेरा ये साल के फर्स्ट क्वार्टर का देखेंगे तो उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट दिखता है, तो ग्रेजुअली उसमें इम्प्रूवमेंट ही होगा। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण सेवाएं देने के लिए। कंपनी की तमाम विस्तार योजनाओं के बारे में, आगे चल करके किस तरीके से कामकाज चलेगा उसके बारे में बातचीत करने के लिए। तो उम्मीद करेंगे कि हमारे जो तमाम दर्शक हैं और तमाम आपके जो कंपनी में निवेशक हैं उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आज का कार्यक्रम। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सर। और प्रियंका जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया और तमाम सवाल पूछे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। लेकिन हमारे साथ अरुण केजरीवाल जी लगातार बने हुए हैं। अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने मैनेजमेंट को सुना और आप लंबे समय से पूरे प्राइमरी मार्केट को ही आप देखते रहते हैं। जिस तरीके की लिस्टिंग हुई, जिस तरीके से इतनी बड़ी गिरावट जो 2-3 दिन के अंदर बाजार में रही, उसके बावजूद शेयर होल्ड कर रहा है। अभी मैनेजमेंट ने जो कुछ कहा, आप उससे कितना संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं? आप कैसे देख रहे हैं कंपनी के भविष्य को, और क्या कुछ संभावनाएं, जिस भाव पे शेयर ट्रेड कर रहा है उसको लेकर के आपकी टिप्पणी? विपुल जी, जब ये इश्यू आई थी तो इसकी जो प्राइस बैंड थी, इसके बारे में लोगों को कुछ जो कहते हैं जो चिंता या जो चर्चा का विषय था कि ये प्राइस एग्रेसिव है। अगर देखें कि लिस्टिंग अच्छी हुई है, 14% के गेन के साथ हुई है, लेकिन लिस्टिंग होने के बाद जो प्राइस मूवमेंट है ये लगभग 50-60 रुपए के प्राइस मूवमेंट में इसने 3 दिन अपने नए जीवन लिस्टेड एंटिटी के व्यतीत। जी अरविंद जी शायद आपका म्यूट बटन दब गया, आपकी आवाज कट गई। जी, आज से लेकर 1200 के लगभग हाई लो के रेंज में है। जहां तक कंपनी का सवाल है, अगर आप देखें कि इसका जो एक छोटा जो अंग है एफएमईजी, 9% के आसपास कंपनी का कुल आय इसमें से आता है। ये फिलहाल अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, इसमें कुछ लॉसेस हो रहे हैं। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं अभी तक मार्केट में वेल
सेटल्ड या वेल इस्टेब्लिश नहीं हुए हैं। तो लगता है अगले साल 1.5 साल में जाकर ये इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो इसमें जो थोड़ी बहुत रकम टूट रही है कंपनी की, कुछ लॉसेस हो रहे हैं, वो शायद बराबर हो जाएंगे। जहां तक ग्रोथ का सवाल है, जैसे काबरा जी ने अभी भी कहा और रोड शो पे भी कहा था, ग्रोथ अच्छी खासी देखी जा रही है। भारतवर्ष में भी देखी जा रही है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी देखी जाती है, और इसके अंदर में कंपनी को काफी बड़ा मुनाफा हो रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज इस धंधे के बारे में है, वायर और केबल दो अलग डिवीजन होते हैं कंपनी के लिए। जो वायर्स का जो धंधा है, जो आपके घर या मेरे घर में जो इंटरनल वायरिंग होती है, छोटे छोटे वायर लगते हैं, ये एक बहुत बड़ा धंधा बाहर नहीं है, नहीं होती। केबल का धंधा है, इसके अंदर में इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा मार्जिन है, ये महंगा प्रोडक्ट होता है, और इसमें बनाने में कुछ टेक्नोलॉजी की भी दरकार होती है। ग्रोथ इससे आएगा, मुनाफा कंपनी का इससे आएगा। ये उम्मीद जताना कि ये सेक्टर क्लोज टू डबल डिजिट के आसपास का ग्रो होता रहेगा, और कंपनी केपेक्स भी कर रही है, जिससे ये टारगेट्स को पूरा करने में उसे कामयाबी मिले। जी। अब सर यहाँ पर अब सवाल ये उठता है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आईपीओ में पैसे लगाए होंगे और लिस्टिंग पे उन्होंने बेचा नहीं। बहुत लोगों का नज़रिया लंबी अवधि का होता है, उनके लिए क्या सलाह रहेगी, कब तक होल्ड करें, और क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में कैसा भविष्य लग रहा है? वो लोग जो लोग मौजूदा भाव पे 2-4 दिन, क्योंकि बाज़ार में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, तो जो लोगों को लग रहा है कि नहीं इसमें ये अब खरीदारी का मौका बन रहा है, तो क्या खरीदारी करनी चाहिए अभी कि नहीं करनी चाहिए? देखिए, बाजार में न्यू पेपर इतने सारे आईपीओ आए हैं। मेरे ख्याल से पिछले 1 महीने में 15 से 20 आईपीओ लिस्ट हो चुके हैं। 5-7 आईपीओ और लिस्ट हो जाएंगे अगले 8 से 10 दिन में। तो जो एक चॉइस चाहिए, जो एक मौका चाहिए कि मैं पैसा कहाँ डालूं, कहाँ नहीं डालूं, आप आईपीओ मिस कर गए तो मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं है। आपको ये लिस्टिंग के बाद में कई सारे कंपनीज आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे। जहां तक आरआर काबिल का सवाल है, 3 दिन हुए हैं, एक प्राइस स्टेबिलिटी देखी जा रही है, करीब 13-14% ऊपर इशू प्राइस से। और मेरे ख्याल से इसके अंदर में जिसे भी निवेश करना था, निकलना था, लिस्टिंग गेन के लिए करना था, अगले 3-4 दिन में ये सभी तरह के लोग इस कंपनी से निकल जाएंगे। आगे जाकर मुझे ये लगता है कि ये एक स्टेबल शेयर माना जाएगा, और जो ये पर्टिकुलर केबल एंड वायर में जो ग्रोथ देखा जा रहा है, जो एक इंटरेस्ट देखा जा रहा है, जो कई सारी कंपनियां हैं, इसके पहले जो कंपनी पब्लिक में आई थी पॉलीकैब, उसका काफी शानदार प्रदर्शन रहा है बाजार में, करीब 4 से 5 गुना उसका भाव बढ़ा है। तो आरआर काबिल भी एक अच्छा खासा रिटर्न देगा, लेकिन ये ध्यान में रखें कि ये लंबे अरसे में होता है। शॉर्ट टर्म में आपको ये टाइप की कंपनियां कोई आपको 40-50% का मुनाफा नहीं दे सकती। तो अगर आपका नजरिया 12 से 18 महीने हो, 25 से 30% की ग्रोथ आपको अवश्य मिल जाए इन भावों से, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जो है राय जो निकल के आई है अरुण जी की, वो ये निकल के आई है कि अगर आपका नज़रिया लंबी अवधि का है तो आप मौजूदा स्तर पर भी निवेश कर सकते हैं। 12 से 18 महीने के नज़रिए के साथ आप निवेश करें तो 25 से 30% के आसपास की ग्रोथ आपको अपने मुनाफे जो है वो देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी अपने ज्ञान के लिए और ये जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों के लिए, और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका भी शुक्रिया ये तमाम आंकड़ों हम तक पहुँचाने के लिए, तमाम सवाल पूछने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए, मुझे इजाज़त दीजिए, और मनी 9 को छोड़ के कहीं मत जाइए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। वाह क्या आईपीओ है।